का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक युवक की लाठी डंडों से जमकर मारपीट कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर चलाने को लेकर दोनों पक्षों में मामूली विवाद हो गया था, जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी तक दोनों पक्षों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है कब और किसने ये बनाया है। देहरादून में पुलिस वालों को ही ब्लैकमेल करने का हैरानी भरा मामला सामने आया। यही नहीं, ब्लैकमेल करने वाली लड़की भी पुलिस की कांस्टेबल निकली, जो कि सीओ दंपत्ति को ब्लैकमेल कर रही थी। पुलिस की सीओ निहारिका सेमवाल ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें और उनके पति नीरज सेमवाल को सरोज बाला नाम की महिला कांस्टेबल ब्लैकमेल कर रही है। महिला कांस्टेबल इन दिनों से अब तक 6 लाख रुपए भी वसूल चुकी थी और 70,000 की नई डिमांड की गई थी, जिसके बाद पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई। सरोज बाला ने नीरज सेमवाल के साथ अपने कुछ फोटो वायरल करने की भी धमकी दी थी। ऐसे में पुलिस ने सरोज बाला को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक व्यक्ति के माध्यम से फिर से व्हाट्सएप मैसेज किए गए और उसमें पैसों की डिमांड करी गई कि अगर इतने पैसे दे दिए जाएंगे तो इस प्रकरण को वो समाप्त कर देंगे, क्योंकि एक गंभीर विषय था। जिस तरह से एक्सटॉर्शन की बात आई थी और पहले भी इस तरह का पता चला कि जो उनकी जांच में आया कि 6 लाख रुपए जो है इनके हस्बैंड से लिए गए थे, और इसके बारे में भी जो विधिवत जो साक्ष्य मिले उसमें पता चला कि 3-3 लाख रुपए की 2 FD भी जो आरोपी है इसके द्वारा उन पैसों से की गई थी, और जिस मध्यस्थ के माध्यम से पैसे एक्सटॉर्ट किए गए थे वो भी सारी जानकारी जांच में आ गई थी। सरकारी स्कूलों में बच्चों को अब गीता का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सिलेबस में श्रीमद् भगवत गीता को भी शामिल करने के निर्देश दिए। मंगलवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग ली, जिसमें एजुकेशन फील्ड में अगले 10 साल का प्लान पर काम करने के निर्देश दिए गए। वहीं बरसात से पहले स्कूलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं जहां जहां पर क्लस्टर स्कूल हैं, वहां पहले चरण में एक आवासीय हॉस्टल भी खोले जाएंगे। देहरादून में सीएम धामी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा। सीएम ने उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा। इस दौरान सीएम ने कहा कि बीते 3 साल में 22,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। साथ ही नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद प्रदेश में नकल विहीन भर्ती परीक्षा हो रही है और सरकारी नौकरियां पारदर्शी भर्तियां हो रही हैं। अध्यापन करना ये सच में कोई सामान्य कार्य नहीं है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें हम अनेक लोगों को एक पाथवे देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको भविष्य के रूप में तैयार करते हैं और एक भविष्य तैयार करते हैं। मैं ये कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और चिकित्सा क्षेत्र में तो अध्यापन तो और भी अधिक जिम्मेदारी वाला कार्य होता है, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में छात्र छात्राओं को पढ़ाने के साथ ही सिखाया जाता है कि उनकी प्रैक्टिकल जो क्लासेज हैं उसका एक लंबा दौर चलता है। अभी तक आप लोग केवल एक चिकित्सक थे, लेकिन आज से आप लोग उत्तराखंड में चिकित्सकों की एक नई पीढ़ी तैयार करने के मिशन में जुटेंगे। एक बड़ा मिशन आपके पास होगा और आप सभी के जो पढ़ाए हुए और आपके मार्गदर्शन में तैयार हुए जो विद्यार्थी हैं, वो भविष्य में चिकित्सक बनकर देश और समाज की सेवा में अपना योगदान करेंगे। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। एक तो सरकार अवैध मदरसों को सील करने की कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी ओर मदरसा शिक्षा बोर्ड सील मदरसों को चुपचाप मान्यता दे रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट।
यह है उत्तराखंड का मदरसा शिक्षा बोर्ड। इस मदरसा शिक्षा बोर्ड ने पिछले दिनों 5 ऐसे मदरसों को मान्यता दे दी जिन्हें अवैध पाए जाने के कारण प्रशासन पहले ही सील कर चुका था। शासन में जब बोर्ड की इस कारस्तानी की शिकायत हुई तो बोर्ड ने आनन फानन में मान्यता को स्थगित कर दिया और 2 मई को मदरसों की जांच बैठा दी। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जांच अधिकारी बना दिया गया। सवाल यह कि बोर्ड ने बिना जांच पड़ताल के ही मदरसों को कैसे मान्यता दे दी। अभी मैंने 5 मदरसों 3 मदरसों की जांच की है जो सील बंद थी, जिनको मान्यता दी गई थी। 3 मदरसा भी मुझे बंद पाए गए हैं, 2 की जांच अभी मेरे पास अवशेष है। ये 2 मदरसे डोईवाला में हैं, एक यहाँ कार्यग्राम में, 2 विकास नगर में है। हैरानी की बात यह भी है कि ये सब कुछ तब हुआ जब सरकार युद्ध स्तर पर अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। अभी तक प्रदेश भर में अवैध रूप से संचालित 201 मदरसे सील किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 67 मदरसे हरिद्वार, 65 यूएस नगर और 44 मदरसे देहरादून में सील किए गए हैं। इसी साल 27 फरवरी को मदरसा शिक्षा बोर्ड ने 54 नए मदरसों को मान्यता दी थी। इनमें 5 वो मदरसे भी शामिल थे जिनके कारण ताजा विवाद खड़ा हुआ है। ऐसे में नई मान्यता पाने वाले शेष मदरसों की प्रामाणिकता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मसले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सूत्रों की माने तो जल्द ही मामले से जुड़े कुछ अधिकारियों पर इसकी गाज भी गिर सकती है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। नाबालिग से हुए रेप के बाद नैनीताल में उबाल है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का गुस्सा सड़क पर दिख रहा है और अब तो हिंदुवादी संगठनों ने सीधे सीधे कमान अपने हाथों में ले ली है। आज भी नैनीताल शहर की सड़कों पर दिन भर हंगामा होता रहा। देखिए रिपोर्ट। मोहम्मद उस्मान पर हिंदू नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा तो नैनीताल उबल गया और ये उबाल कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों के गुस्से के बाद अब हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत अन्य संगठन सड़कों पर हैं। मंगलवार को दिन भर नैनीताल में हंगामा होता रहा। पंत पार्क में सभा के बाद हिंदू संगठनों ने रैली निकाली। सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे और ये रैली पूरे बाजार में निकाल दी गई। यही नहीं, हिंदू संगठन मस्जिद की तरफ जाने पर भी अड़े रहे। हिंदूवादी संगठनों में उबाल है क्योंकि अभी भी बाजार में घुसने का प्रयास किया था, वहां से पूरा बाजार वापस करके इस तरफ आए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये स्टेट बैंक वाला इलाका है और यहाँ पर आए हैं। इस तरफ ये मस्जिद की तरफ जाने का प्रयास जरूर जो भीड़ थी वो कर रही थी और इस तरफ आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग किया गया है, भारी पुलिस फोर्स को लगाया गया है और इस तरफ से पूरा देख सकते हैं कि उनको डाइवर्ट करने की कोशिश उस तरफ की जा रही है कि आप पंत पार्क वाले रास्ते से जाएं और जो मंदिर है, नैना देवी मंदिर है, वहां पर जाएं और उसके बाद वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें और उसके बाद अपने जो ये प्रदर्शन है उसको खत्म करें। लेकिन जिस तरह से लगातार आक्रोश इन लोगों में है, भारी सुरक्षा यहाँ पर लागू कर दी गई है। जिद ये की जा रही है कि मस्जिद वाले रास्ते से हम लोग जाएंगे। हालांकि नैनीताल में सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे और सुरक्षा बलों ने भीड़ को वहीं रोक दिया। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने स्टेट बैंक के पास ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। हालांकि हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा कम नहीं है और वो आरोप कुछ वकीलों पर भी लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करना, पर्दाफाश करना हमारा आज का एक कार्यक्रम था। इसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में सफल हुए हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय को अगर इन वक्तव्यों से कहीं पे कोई समस्या उत्पन्न होती है, मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे, जो ऐसे बहुत अच्छे लोग भी उसमें हैं, कुछ जो न्याय व्यवस्था में गंदे घुसे हुए लोग हैं, उनका पर्दाफाश माननीय न्यायाधीश ने करना ही चाहिए। हिंदूवादी संगठनों की कॉल के बाद नैनीताल में भारी सुरक्षा थी। नैनीताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। नैनीताल कोतवाली और मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया तो माहौल खराब ना हो इसके लिए भी पूरी तैयारी की गई थी। एसएसबी के साथ नैनीताल, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा से भी पुलिस को यहां पर सड़कों पर उतारा गया जिससे बवाल होने से बचाया जा सका। हालांकि प्रशासन को राहत तब मिली जब नैनीताल में बारिश होने लगी और फिर भीड़ अपने घरों को जाने लगी। उस पर जांच करने के लिए हमें ज्ञापन दिया है। हमने उन दोनों जो मांगे हैं उस ज्ञापन को लेते हुए उसको उचित माध्यम से आगे प्रेषित भी किया जाएगा और एवं इन दोनों मांगों पे हमने उनको यही बताया है कि आरोपी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। उसका अरेस्टिंग हो गया है, पुलिस द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन एक लीडिंग गजेटेड ऑफिसर को दी गई है और उसमें आज मुख्य न्यायाधीश के भी डायरेक्शन है कि उसमें एसएसपी सर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी दूसरी मांग है उसमें भी हमारे द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
लोगों को ठंडक देने वाला शहर नैनीताल खुद उबल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये गर्मी नैनीताल की ठंडक को ही खत्म कर देगी? 30 अप्रैल की घटना के बाद नैनीताल शहर में उबाल था तो रोज सड़कों पर दिखाई दे रहा था। हालांकि अब हिंदूवादी संगठनों ने कमान अपने हाथ में ली है। हालांकि जिस तरह की रेखा 30 सालों में अब खींच दी गई है, इसके परिणाम भविष्य में भी खतरनाक हो सकते हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। नैनीताल में नाबालिग से रेप और फिर हुई हिंसा के मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। नैनीताल एसएसपी ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा और बताया कि केस में नई धाराएं जोड़ी गई हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। साथ ही एसएसपी को कहा कि हर हफ्ते कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करेंगे। वहीं रेप के आरोपी उस्मान के घर को लेकर दिए नोटिस पर कोर्ट ने कहा कि हमने इस पर रोक नहीं लगाई है और अगर मकान अवैध रूप से बना है तो फ्रेश नोटिस भेजकर कार्रवाई की जा सकती है। जिसमें उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये रखा है कि हमने जो नोटिस इशू किया था कि उसके घर के लिए, वो हमने विड्रॉ कर लिया है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसको वीकली बेसिस पे एसएसपी नैनीताल को एक डायरेक्शन इशू किया है टू मॉनिटर इट एंड देन टू सबमिट द रिपोर्ट टू द कोर्ट दैट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अगर दोषियों को कड़ी सजा मिलती है तो नैनीताल जैसी घटनाएं नहीं होती, ये कहना है नेता विपक्ष यशपाल आर्य का। उन्होंने कहा कि रेप जैसी घटनाओं में जाति और धर्म नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यशपाल आर्य ने कहा कि महिला अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। जो आज परिदृश्य दिखाई दे रहा है पूरे प्रदेश में, हत्याएं, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती, उसमें निश्चित रूप से एक रोक लगती। एक संदेश देना चाहता है भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार को, जिस संदेश को देने में सरकार असफल रही है। नैनीताल हिंसा के बीच एक अच्छी तस्वीर भी मंगलवार को दिखी। हिंसा पर नियंत्रण करने आए एसएसबी के 39 बटालियन के जवानों ने अपना स्थापना दिवस मनाया। दिन भर सड़कों पर मुस्तैदी के बाद इन सुरक्षा बलों ने शाम को अपना बटालियन का और राइजिंग डे को धूमधाम से मनाया और केक काटकर इस मौके को खास बनाया। इस दौरान भारत मां के जयकारों के साथ इन एसएसपी जवानों ने बटालियन के गीत को गाकर राइजिंग डे को सेलिब्रेट किया। आपको बता दें कि एसएसबी की 39 बटालियन को शांति व्यवस्थाओं के लिए नैनीताल में लगाया गया है। पिछले 30 अप्रैल से नैनीताल में रेप के बाद लोग गुस्से में हैं। उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर धामी सरकार लगातार काम कर रही है और अब मोबाइल मेडिकल यूनिट को सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभी 3 जगहों पर यह मोबाइल मेडिकल यूनिट चलेगी, जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर और टिहरी शामिल है और हफ्ते में 6 दिन इनको चलाया जाएगा। सीएम धामी ने इन गाड़ियों को रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम ऋषिकेश के दौरे पर पहुंचे और किसानों के कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। यहां कृषक संवाद और लखपति दीदी संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री चौहान ने लोगों से बातचीत की। इस मौके पर कई स्वयं सहायता समूहों की तरफ से स्टॉल भी लगाए गए थे। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पर घोड़े खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के अटैक से केदारनाथ धाम यात्रा प्रभावित हुई है और घोड़े खच्चरों में वायरस फैलने की दहशत के बाद प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा में संचालित घोड़े खच्चरों पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है। रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन के साथ मीटिंग के बाद सचिव पशुपालन बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने रोक लगाने का फैसला लिया है। घोड़े खच्चरों में फैलने वाला एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस एक तरह का कोरोना वायरस है जो घोड़े खच्चरों में संक्रामक बीमारी पैदा करता है और एक्वाइन इन्फ्लुएंजा से बीमार जानवर को क्वारंटाइन करना होता है। बता दें कि केदारनाथ में घोड़े खच्चरों के जरिए हजारों श्रद्धालु यात्रा करते हैं। वायरस के अटैक से केदार यात्रा प्रभावित।
जिला प्रशासन इसकी वजह से थोड़ा उस तरफ काम कर रहे हैं 24 घंटे घोड़ों को थोड़ा सा प्रतिभाग करने में रोकने के लिए। उसके बाद जो सिम्टम, जिस घोड़े में सिम्टम आएगी, जैसा नाक से वो बहना, लिक्विड बहने का, सो उसको हम RT-PCR टेस्ट कराएंगे। RT-PCR टेस्ट कराएंगे तब उसको अगर नेगेटिव आया तो उसको यात्रा में प्रतिभाग करने का अनुमति देंगे। तब तक उस घोड़े को क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे। दुनिया के 2 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों का मैनेजमेंट बद्री केदार मंदिर समिति देखती है। मंगलवार को समिति के अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी नेता हेमंत द्विवेदी ने संभाली। मंदिर समिति के पिछले अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कार्यकाल अलग अलग मसलों को लेकर विवादों में रहा। मसलन सोना चोरी, QR कोड जैसे विवाद रहे। इस हेमंत द्विवेदी ने कहा कि वो पीछे की बातें छोड़कर यात्रा व्यवस्थाओं पर फोकस करना चाहते हैं। वहीं पौड़ी जिले के नाम अपने साथ जोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो मूल तौर पर पौड़ी जिले के यमकेश्वर के निवासी हैं, जबकि नैनीताल, ऋषिकेश, देहरादून में उनका कारोबार है। वहीं उन्होंने कहा कि छोटे से राज्य में इलाके के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और न उनका फोकस चुनावी राजनीति पर है। पारदर्शिता एक आपके लिए चैलेंज रहेगा इन दोनों मंदिरों? देखो, चैलेंज तो हर क्षेत्र में चैलेंज करने के लिए चैलेंज होता है सबके सामने, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, मैं पिछली बातों पे तो नहीं जाऊँगा कि पहले क्या हुआ था, लेकिन मैं इतना जरूर आपके चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा पवित्र धाम है कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, जहाँ पूरे ब्रह्मांड में इनके आशीर्वाद के लिए लोग तरसते। और मुझे ये सेवा का अवसर अगर बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल ने दिया है तो निश्चित ही जो मंदिर की परंपराएं हैं, मंदिर की जो भी हमारे आचार व्यवहार हैं, जो भी उस तीर्थ स्थल को लेकर एक वो होनी चाहिए, मैं उन परंपराओं को जो है कि पूर्ण रूप से निर्वहन भी करूँगा। देखिए, मेरा जन्म जो है कि देहरादून में हुआ है। मेरा घर यहाँ पर, स्थायी घर है यहाँ पर देहरादून, और मैं पौड़ी का यमकेश्वर ब्लॉक जो है मेरा ग्राम खोबरा में, वहाँ का रहने वाला हूँ। और उत्तराखंड छोटा सा राज्य, हल्द्वानी, नैनीताल के अंदर भी मेरा आना जाना रहता है, वहाँ पर मेरा व्यवसाय भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा प्रदेश है। और इस बात को लेकर कोई ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ के हैं या वहाँ के हैं। इसमें ये इशू कहाँ से आ जाता है कि ये गढ़वाल, कुमाऊँ या हल्द्वानी या पौड़ी। मंदिर समिति के नए अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता चारों धामों में, खासतौर पर बद्री केदार मंदिर में बेहतरीन व्यवस्थाएं बनाने पर होगा। जहां तक बात है कि नैनीताल या फिर पौड़ी, तो उनका कहना है कि उनका ताल्लुक सीधे तौर पर पौड़ी से है, व्यवसायी है, इसलिए जगह जगह जाना होता है। और वहीं अगर बात की जाए राजनीति की महत्वाकांक्षा की, तो फिलहाल 2027 को लेकर अभी उनका कोई भी प्लान नहीं है। कैमरा से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। केदारनाथ धाम में डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़के केदारनाथ मंदिर के पिछले हिस्से में जोर डीजे की आवाज पर डांस कर रहे हैं और साथ की शोर भी कर रहे हैं। बद्री केदार मंदिर समिति की शिकायत पर पुलिस ने सोनप्रयाग थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन इस 1 हफ्ते में सोशल मीडिया पर यात्रा के इतने रंग दिख रहे हैं कि हर इन्फ्लुएंसर यात्रा से जुड़ा कंटेंट ही सोशल मीडिया पर डाल रहा है। चारधाम यात्रा इतनी ट्रेंडिंग है कि कंटेंट के व्यूज लाखों में जा रहे हैं। चारधाम यात्रा सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड में है। कंटेंट क्रिएटर धामों में आकर यात्रा का हर अपडेट रील, पोस्ट, व्लॉग के जरिए सोशल मीडिया पर प्रेजेंट कर रहे हैं। धाम के कपाट खुलने से लेकर यात्रा की व्यवस्थाओं को लोगों को व्लॉग के जरिए बताना उन्हें अच्छी कमाई दे रहा है। बीकेटीसी ने हालांकि बद्री केदार में 30 मीटर की परिधि में रील और शूट करने पर मनाही की है, लेकिन लोग मंदिर प्रांगण के बाहर के वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं। बीकेटीसी के नए अध्यक्ष कहते हैं कि पीएम मोदी ने धामों की ब्रांडिंग इस कदर की है कि हर कोई यहाँ आना चाहता है, जबकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी मानते हैं कि जो ट्रेंड में है लोग उसे ही देखना पसंद करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी स्वयं जो है कि उन्होंने एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, हम सब सौभाग्यशाली इस राज्य के उत्तराखंड वासी के, उन्होंने केदार धाम और बद्रीनारायण को पूरे विश्व पटल पर जो है कि एक उसके पहचान तो पहले से पूरी दुनिया के अंदर थी, लेकिन उसका प्रचार प्रसार और उसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनकी बड़ी भूमिका है। आजकल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा बहुत आस्था और उत्साह के साथ जारी है और हर कंटेंट क्रिएटर इस पर अपने वीडियोस बनाना चाहते हैं ताकि वो अपने व्यूज बढ़ा सकें और श्रद्धालुओं तक जानकारी भी पहुंचा सकें। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत जिम्मेदारी बनती है कि आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। कला संस्कृति पर काम कर रहे लोगों का मानना है कि यात्रा पर भी अच्छा कंटेंट दिखाना और देखना हर कोई चाहता है, पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धामों की गरिमा खराब ना हो।
वो उसकी एक धार्मिक मान्यताएं हैं, मंदिरों की अपनी धार्मिक मान्यताएं होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए उसमें सोशल मीडिया अगर चलता है तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। यात्रा सीजन में उत्तराखंड ट्रेंड में है और कंटेंट क्रिएटर ये बात समझते हुए उत्तराखंड का रुख भी कर रहे हैं ताकि ट्रेंड में रहकर अपने फॉलोअर्स को एंगेज रख सकें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। चार धाम में हेलीकॉप्टर बुकिंग का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए बड़ी खबर। जून महीने के लिए बुधवार को हेली टिकट की बुकिंग ओपन होगी। IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर 7 मई को दोपहर 12 बजे से बुकिंग शुरू होगी। माना जा रहा है कि मई महीने की तरह कुछ घंटों में ही सभी स्लॉट बुक हो जाएंगे। अभी 31 मई तक के लिए 24,000 यात्रियों की बुकिंग हुई है। ऐसे में जून के लिए भी इतनी ही बुकिंग की उम्मीद है। केदारनाथ के लिए हेली टिकटों की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर होती है। 7 मई को दोपहर 12 बजे एक बार फिर से यहां पर टिकटों की बुकिंग शुरू होगी। ये टिकटों की बुकिंग 1 जून से 30 जून तक के लिए होगी और देश भर के यात्री यहां पर अपना हेली टिकट बुक कर सकते हैं। इससे पहले मई महीने के लिए जब टिकट बुक हुए थे लगभग 4 घंटे में ही सारे स्लॉट बिक चुके थे और 24,000 यात्रियों ने अपने टिकट बुक कराए थे। तो यानी अब अगर आप केदारनाथ का प्लान कर रहे हैं, केदारनाथ आने की सोच रहे हैं और हेलीकॉप्टर से आने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में आपको 7 मई दोपहर 12 बजे के लिए तैयार रहना होगा जब IRCTC की वेबसाइट ओपन होगी और जून के स्लॉट के लिए बुकिंग ली जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।